नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम इकोनॉमी का एक रिवीजन पूरा करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज डेटा होगा। और ये एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में है। तो मतलब जैसे कि इंट्रोडक्शन से पूरा डिटेल करेंगे, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा नेशनल इनकम। ऐसे ही लगभग जितने भी चैप्टर हैं इकोनॉमी के, वन बाय वन पूरा हम डिस्कस करते चलेंगे। लगभग 80 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, तो इसको पूरा एक टाइम हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज दो तीन सेशन में इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन। सबसे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन, यानी जो परिचय है उसका। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्ट लिखा है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन दी गई है कि मतलब समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अगर परिभाषित कर रहे हैं तो फिर उसको हम इकोनॉमी कहेंगे। क्लियर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। क्लियर। देखिए, ये सब प्रश्न कभी कभी छोटे छोटे पार्ट में और कभी कभी मतलब स्टेटमेंट बना के इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इसमें, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन है? अगर आप जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे अभी हम उसको भी लेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र क्या क्या हैं, तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, और उसके बाद फिर टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राथमिक जो क्षेत्र हैं क्या क्या आते हैं, तो कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां आएंगी। कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, ये सारा क्या आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो फिर औद्योगिक क्षेत्र है, निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत है, गैस और जलापूर्ति, ये सारे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सेवा क्षेत्र को जो तृतीय क्षेत्र है इसकी बात करेंगे तो इसमें सेवा क्षेत्र आएगा। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के आती हैं। तो तीन क्षेत्र में इसको बांटा गया है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल डेटा देखते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक माक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र, ये आ गया यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमी को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी गई है? तो इसको एक डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो वो जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आयात निर्यात गतिविधियां ना होना, उसी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शाती है? मतलब अगर ज्वाइंट सेक्टर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। क्लियर। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी और द्वितीयक वो तो हमने देखा था। सेवा क्षेत्रक में देख लेते हैं कि तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पूरा एक फिगर है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आएगा? व्यापार वाणिज्य आ रहा है, परिवहन आ रहा है, संचार आ रहा है और सेवाएं आ रही हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद इसमें व्यापार और वाणिज्य में क्या आ रहा है? तो थोक व्यापार आ रहा है, फिर फुटकर व्यापार आ रहा है। थोक व्यापार में क्या क्या आ रहा है? तो नगरीय आपूर्ति, घर और ग्रामीण मंडियां आ रही हैं। फिर फुटकर व्यापार में नगरीय और ग्रामीण आ रहा है। फिर फुटकर व्यापार में नगरीय में श्रृंखला भंडार है और डाक ऑर्डर है, सुलभ बाजार केंद्र है, लोक वितरण योजना है। फिर डाक ऑर्डर में दूरभाष और इंटरनेट। ये पूरा एक ग्राफ है, इसको थोड़ा माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार आएगा और फेरी है, लोक निर्माण स्कीम, ये सारी चीजें। परिवहन के अंतर्गत चार आ रहे हैं, रेल और सड़क, जल और वायु। तो जल को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आंतरिक और महासागरीय। वायु को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि यात्री सेवा और माल सेवा। ठीक है। संचार की बात आप करेंगे तो संचार को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। परिवहन के साधन, इसमें दूर संचार, तो दूर संचार है। उसके बाद दृश्य श्रव्य है। दूर संचार में दूरभाष यानी जो भू लाइनें होती हैं भूमि के अंदर, या फिर वायरलेस यानी मोबाइल्स।
दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण, मीडिया टू पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो समाचार पत्र में और एक पत्रिकाओं में। इसके बाद जो फिर सेवाएं होती हैं तो उसमें मौद्रिक बैंकिंग है, बीमा है, अचल संपदा है, व्यक्तिगत और व्यवसायिक चीजें हैं। इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करेंगे आप, तो फिर उसमें सूचना आधारित चीजें आ रही हैं, अनुसंधान और विकास आधारित चीजें आ रही हैं। पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं और नीति निर्धारक होते हैं। इसीलिए यहाँ पे उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, तो वो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो 1969 में किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अमर्त्य सेन, और दूसरे व्यक्ति जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, कहाँ पे, तो डेवलप्ड इकोनॉमी में। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किया एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर यानी न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था, जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने सारे डिस्कस की। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला फैक्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक है, यानी जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। क्लियर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में ये अंतर है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की, तो 2006-7 में 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना ये मुख्य कारण है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है, तो ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि जो है वो वस्तुनिष्ठ है, आर्थिक विकास क्या है, तो वो व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं, तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो 2006-2007 में रही 9.6%। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अभी आगे हम जितने भी 5 ईयर प्लान है शुरू से लेकर अंत तक सबके बारे में डिटेल देखेंगे कि वो कब शुरू हुए, उनका एम क्या रहा। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक यानी 7.8 रही, तो 11th पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पीक्यूएलआई का प्रतिपादन मॉरिस डिमॉरिस ने 1976 में किया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया, तो जीआर कैसल ने किया ये प्रतिपादन। इसके बाद अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है, तो ये मानवीय पूंजी माना जाता है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है, तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। इसके बाद किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एसडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के हैं, इनके द्वारा विकसित किया गया है।
मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो स्विट्जरलैंड का। और सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही सतत आर्थिक विकास है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में था। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखते हैं जो कि है नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई। एक बार पीसीएस में पूछा गया ये जो बुक है ये बुक पब्लिश कब हुई? तो ये बुक हुई पब्लिश 1901 में। ठीक है, इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय। उसके बाद निर्यात माइनस आयात, इन दोनों को घटा दीजिए आपको मिल जाएगा जीडीपी। ठीक है, सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब है कंजम्पशन। आई का मतलब क्या है? तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे खैर लिखी भी गई हैं। तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध शुद्ध कारक आय, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या की ऊंची वृद्धि। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सबसे ज्यादा जो है वो घरेलू क्षेत्र है। भारत की घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो वो भौतिक परिसंपत्ति यानी फिजिकल एसेट्स का है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो बिहार में। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंको यानी नेशनल इनकम स्कोर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ को विलय करके किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो एनएसओ, उसको कहा जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो वो नेशनल इनकम से। और MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? तो ये होगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वही हमने ऊपर वाला जो देखा ना कि कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है? तो वो है भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान करती है? तो लगभग 46%। इसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी क्या होता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। इसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हुई, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग यानी नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो सी रंगराजन कमेटी की। और जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो अब 2011-12 हो गया है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया? तो वीके राव के द्वारा किया गया 1931-32 में। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य का तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 था जिसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी नेशनल इनकम के बारे में वो हमने पूरी करी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 हम देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें आपको पूरी जो 5 ईयर प्लान है उसके बारे में मिल जाएगा। तो भारत की पंचवर्षीय योजना सबसे पहले यही देखते हैं। तो प्रथम योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक। और कृषि, इसका लक्ष्य जो था कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। इसका जो लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास करना और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना।
तीसरी योजना जो थी 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966। उद्देश्य इसका असमानता में कमी लाना, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। चौथी योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974। इसका उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, सामाजिक समानता स्थापित करना और कीमत स्थिरता। इसके बाद तीन जो है एक वर्षीय योजनाएं रही, 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक का। उसके बाद जो पांचवी योजना चली वो चली 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक की। ठीक है। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य रहे। इसके बाद फिर एक वार्षिक योजना चली 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक का। छठी योजना चली 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। उद्देश्य असमानता में कमी लाना, निर्धनता का उन्मूलन करना और आधारिक संरचना में विकास करना। सातवीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। उद्देश्य रोजगार के नए अवसर सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। दो जो है एक वर्षीय योजनाएं चली 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक का। आठवीं योजना जो चली 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक का। उद्देश्य शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। उद्देश्य इसका रहा कृषि एवं ग्रामीण विकास, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि। 10वीं योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं? तो बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। दूसरी चीज, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तीसरा, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। ये जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। उसके बाद से ये 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब कुछ अलग है। ठीक है। इसके बाद आर्थिक नियोजन के युग आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय कृषि का हिस्सा निरंतर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिल्टन द्वारा किया गया अपनी पुस्तक व एशियन ड्रामा में किया गया। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर क्या चला रहा है? 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। ठीक है, तो 15 वर्ष में उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में तैयार की। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। और विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य के दोनों हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हैराड डोमर योजना पर आधारित थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो प्रथम योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि का विकास करना और देश में समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो उसको पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुई? तो 1978 से 1980 तक की। और किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीआर गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी।
किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंट्रल अप्रोच अपनाया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1975 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई? तो संपूर्ण परिवार को अंगीकरण। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतर और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो वो सातवीं है। मॉडल विकास के सारे मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो आठवीं को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश हुआ? तो 3 बार हुआ। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में से प्रारंभ की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये जो 5 ईयर प्लान्स थे इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये हमने पूरे यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो इसमें आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में एक तो 5 ईयर प्लान मिल जाएंगे, कब से कब तक रहे, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ये है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं। देखिए ये काफ़ी एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये समझने वाला भी टॉपिक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो चीज़ें आपको बहुत स्मूथ चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला ही जो इसमें एक वो है पार्ट कि इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, डिफ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको खैर आपने ये पढ़ रखी होंगी कि पहले से मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा का संकुचन क्या होता है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा अपने पार्ट पे ही जो हमारा है उस पर फोकस करते हैं। कि अगर मान लिया कोई उत्पादक वर्ग है तो उसको क्या होगा, उसको लाभ होगा और मुद्रास्फीति से, और मुद्रा संकुचन से क्या होगा, उसको उसको हानि होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई उपभोक्ता वर्ग है तो उसको मुद्रास्फीति से हानि होगी, और मुद्रा संकुचन से उसको लाभ होगा। देखिए ये फैक्ट मतलब कई बार इस तरह से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर मान लिया कोई उत्पादक वर्ग है और मुद्रा का संकुचन हो रहा है तो उसको क्या होगा, हानि होगी, लाभ होगा, या कुछ नहीं होगा, या बराबर रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे जाननी चाहिए। अ, अच्छा चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत मूल्य में, किसके, वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत मूल्य में एक निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तो डिफिनीशन है। आपको समझ में खैर आ रहा होगा। खैर हम इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लिया 5 पेन है, इसका दाम पहले 5 रुपए था। ठीक है, और 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और इसके हिसाब से फिर एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि पेन का जो उत्पादन है वो बढ़ गया। ठीक है, तो जब पेन का उत्पादन बढ़ा तो रुपए का भी विस्तार होगा, तो रुपए का विस्तार हुआ। अब मान लिया कि 8 पेन की जो वैल्यू यानी जो उसका प्राइस हो गया वो हो गया 10 रुपए। अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक पेन का दाम कितना हो गया, तो यहाँ पे एक पेन का दाम आपको मिलेगा 1.25, लगभग हाँ लगभग 1.25 पैसा होगी। पहले की स्थिति से अगर आप कंपेयर करोगे तो एक पेन का दाम 1 रुपया था, अब एक पेन का दाम कितना हो गया, 1.25 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कुछ सरकमचांसेस बढ़े, उत्पादन बढ़ा, और जो मनी है उसका फ्लो बढ़ा, तो इन सारी चीज़ों से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेन 1 रुपए, एक पेन आपको 1 रुपए में मिल रही थी, अब वो 0.25 पैसा ज़्यादा में मिल रही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन। इसी को हमने कहा मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति में क्या होगा कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की क्रय शक्ति है वो घट जाती है, यानी गिर जाती है। 1 रुपए में एक पेन आप पा रहे थे, आप वो उसी चीज एक पेन के लिए आपको 1.25 पैसे पे कर रहे हैं, तो मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी घट गई ना। तो इसी स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। इसकी मतलब अगर इस तरह से स्थिति आ रही है तो फिर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसका एक जो रिजल्टेंट सामने आएगा वो होगा महंगाई।
क्लियर। चलिए, मुद्रा संकुचन को छोटा सा एक पार्ट में समझ लेते हैं। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है डिफ्लेशन, जिसको अपस्फीति के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि वस्तु की तुलना में मुद्रा कम होना। मुद्रा कम होना। सपोज करिए, सेम एग्जांपल यहाँ भी लेते हैं। 5 पेन का प्राइस 5 रुपया, 1 पेन का प्राइस 1 रुपया। ठीक है। अब सपोज करिए डिमांड खत्म हो गई, डिमांड नहीं है, तो क्या होगा? जब डिमांड नहीं होगा तो 5 पेन का जो दाम होगा वो 4 रुपए हो जाएगा, यानी उसका जो प्राइस होगा वो घट जाएगा। भाई, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो वो मार्केट में पड़ा रहेगा, तो जो उसका उत्पादक वर्ग होगा या जो बेचने वाला होगा वो यही सोचेगा, चलो जो मिल रहा है उसी तरीके से इसको निकालो। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो मनी की वैल्यू है, यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया। अब यहाँ पे 1 पेन का अगर आप देखेंगे तो ये 0.6 पैसे में मिलेगा। ठीक है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रा संकुचन, यानी मुद्रा का संकुचन हो रहा है। यहाँ पे जो मनी है वो टाइट हो रही है थोड़ा सा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपस्फीति का स्थिति क्रिएट हो रहा है। डेफिनेशन यही है कि वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाना, ये होता है। अब इसका जब ये आएगा तो क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट आएगा सामने वो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन कम होगा तो कारखाने बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के बारे में डिटेल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, हम देख रहे थे कि वर्ग और मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन से किस वर्ग को क्या होता है, उसको लाभ होता है, हानि होता है, क्या होता है। ठीक है। बाकी इसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को अब समझ सकते हैं। अगर उत्पादक वर्ग के लिए तो क्या होगा, उसको लाभ मुद्रास्फीति से कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दोनों चीजें बताई, इससे आप अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। उत्पादक वर्ग को लाभ होगा मुद्रास्फीति से, मुद्रा संकुचन से हानि होगी। उपभोक्ता वर्ग को हानि होगी मुद्रास्फीति से और मुद्रा संकुचन से लाभ होगा। ऐसे ही जो ऋणी होगा, यानी जिसने पैसा लिया होगा, उसको मुद्रास्फीति से लाभ होगा और मुद्रा संकुचन से हानि होगी। ऋणदाता जो होगा, जो देने वाला होगा, उसको होगी हानि मुद्रास्फीति से, और जो मुद्रा संकुचन होगा तो उसको लाभ होगा। निर्यात में क्या हो जाएगी? मुद्रास्फीति जब ज्यादा होगी, मुद्रास्फीति होगी तो कमी हो जाएगी और मुद्रा संकुचन में वृद्धि हो जाएगी। आयात में फिर वृद्धि और फिर ये कमी। ये टेबल आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सार्वजनिक बचत में मुद्रास्फीति से कमी आएगी और मुद्रा संकुचन से वृद्धि आएगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन में कमी आ जाएगी। स्थिर आय समूह वाले जो लोग हैं उनको हानि होगी मुद्रास्फीति से और मुद्रा संकुचन से लाभ होगा। जो परिवर्तन आय वाला समूह है उसको लाभ होगा मुद्रास्फीति से और मुद्रा संकुचन से हानि होगी। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, जाहिर सी बात है, अगर मुद्रास्फीति हो रही है तो उनको तो लाभ ही होगा, और मुद्रा संकुचन से उनको हानि होगी। पेंशन वर्ग जो है, पेंशन जिनको मिलती है, उनको हानि होगी मुद्रास्फीति से और मुद्रा संकुचन से उनको लाभ होगा। ठीक है। तो ये टेबल है पूरी, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल के हिसाब से चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अपने कुछ फैक्चुअल डेटा को देख लेते हैं कि वह स्थिति जब निश्चित समय में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया उसमें, है ना, कि मतलब वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में एक निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अब वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो वस्तु की आपूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। भाई, अगर मान लिया किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो, और उसकी जो आपूर्ति है वो घट गई, आपूर्ति बराबर रही, तब तो मुद्रास्फीति नहीं आएगी। लेकिन अगर उसकी आपूर्ति घट गई, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो घट गया, तो फिर उसी चीज के लिए ज्यादा लोग परेशान होंगे ना, ज्यादा लोग पे करेंगे, तो वो मुद्रास्फीति हो जाएगी। चलिए, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया, जिसमें +2 - 2% का, अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। ठीक है। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया। ठीक है। तो पहले जो था ये होलसेल प्राइस इंडेक्स था, अभी क्या है? अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, याद रखिएगा।
भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जारी करता है? तो वो श्रम ब्यूरो। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है। पहले 5-6 था। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, सीधी सी बात है। फिलिप्स वक्र यानी जो फिलिप्स कर्व होता है वो क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर और व्युत्क्रम संबंध होता है। विलियम फिलिप्स द्वारा विकसित यह दावा करता है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी चाहिए। ठीक है। कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो वो सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के माध्यम से देता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट का है, सावधि जमा। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन भी हो और डिफ्लेशन भी हो तो स्क्यूफ्लेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है कि हिंदी वाले वर्ड थोड़ा सा कई बार टफ होते हैं। जैसे मान लिया फिक्स डिपॉजिट, हम नॉर्मली लाइफ में भी इसको यूज करते हैं कि भाई यहाँ फिक्स डिपॉजिट है, ये नहीं है। अब उसको हिंदी में सावधि जमा, तो मान लिया आप परीक्षा में प्रश्न आप इस तरह से देख रहे हैं तो कम से कम उसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी कई बार टफ होती है, नहीं समझ में आती है। लेकिन इंग्लिश उसका जो होता है वो फैमिलियर होता है आदमी, तो उससे वो निकाल सकते हैं। तो इकोनॉमी में खास तौर पे आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट भी पढ़िएगा। इसके बाद है मुद्रास्फीति व मंदी रिसेशन की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो वो गतिहीन स्फीति को दर्शाती है। इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ये सारे जो नाम है, जैसे ये स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो सबकी डेफिनेशन है यहाँ पे, आप इनको समझिएगा। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव किया गया? तो ये गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू किया गया। इसके बाद डिफ्लेशन है अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होगी। हमने पहले ही कहा आपको कि मुद्रा का मान कम हो जाएगा। स्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किस ये मौद्रिक नीति के साधन है। ठीक है। इसके बाद मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI के द्वारा किया जाएगा और रेपो दर का नियमन RBI करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो उसको CRR कहा जाता है, यानी नगद आरक्षित अनुपात। ये डिफिनीशन है उसकी। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करेगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा में कमी होगी। अब जाहिर सी बात है, जो वाणिज्यिक बैंक है वो RBI के पास CRR रखा, मान लिया उन्होंने 4%, अभी 100 रुपए में 4 रुपया रख दिया। अब अगर RBI ने CRR बढ़ा के 5% कर दिया तो बैंकों के पास पहले तो बचा था 96 रुपए देने के लिए, अभी क्या बचेगा? अभी 95 रुपए बचेगा। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा में कमी होगी ना। इसके बाद वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। राज्य भविष्य निधि यानी स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इसकी कीमतों में गिरावट आती है। इसको कहा जाता है मुद्रा संकुचन। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI के द्वारा शुरू किया गया, हम पहले भी देख चुके हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बेस रेट कहा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। भारत में महंगाई कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या होता है? तो CPI होता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये संकलित किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004 से 4-5 से बढ़ाकर 11-12 का है? तो वो सौमित्र चौधरी समिति, बिल्कुल रट जाइएगा, भूलिएगा नहीं। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी
को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभिजीत सेन को। और विदेशी व्यापारिक उधारी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी को कौन विनियमित करता है? तो आरबीआई। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होगा? तो वही बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, और बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो इसका मतलब वो लोगों को ज्यादा पैसा उधार में देना शुरू कर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेस रेट यानी आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत। इसके बाद इसमें है बजट एंड फिस्कल पॉलिसी यानी बजट और राजकोषीय नीति। ठीक है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट लिखा है कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय की मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो पॉलिसी कट प्रपोजल या पॉलिसी कट मोशन कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या क्या हैं? तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। इसके बाद शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? तो पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया। तो जो शून्य आधारित बजट है उसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। बजट किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो वो सरकार के राजकोषीय नीति का भारतीय बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया तो वो जेम्स विल्सन को माना जाता है। और भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा? तो आर के षणमुगम चट्टी के द्वारा ये पेश किया गया। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। और भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो निर्मला सीतारमन जी है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही? तो वो ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई ने 1962-63 में। और भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त कर दिया गया? तो 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो राजीव गांधी ने। और रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो विवेक देबराय कमेटी ने की। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। और उसके बाद निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उससे ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। और भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो वो राजकोषीय घाटे का यानी फिस्कल डेफिसिट का। वर्ष 1920-30 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति यानी लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा की गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत के किस वर्ष पारित किया गया? 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधार से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट भारत में कब पारित किया गया? 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? वो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको राजस्व व्यय कहा जाता है। केंद्रीय बजट में करंट अकाउंट के व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और फिर प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना उच्चतर निर्यात ऋण वितरण से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है यानी प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो जाता है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाएगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा मिलेगा। और प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में आउटकम बजट पहली बार
किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 2005 में। और वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको सनसेट बजट भी कहा जाता है। ऊपर हमने डिटेल इसके बारे में देखी है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? तो वो 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक के द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया? तो 15। और किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहार में उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहा जाता है? तो उसको ही सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। उसके बाद जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट, कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपको मिलेंगे यहाँ सारे। तो सबसे पहले तो मेजर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं, वो किस प्लेसेस पे हैं। तो यहाँ पे संस्थान आपको मिलेगा, यहाँ पे जो उनका प्लेस है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दोनों आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। इसके बाद चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा कर्नाटक। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी ये पुणे में है। और पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। और राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गर्म संस्थान, तो ये रांची में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे और उनके प्लेसेस थे। इसके बाद कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति का उदाहरण है। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। क्लियर। कृषि लागत और कीमत आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 23 फसलों यानी 22 + 1 फसलों के मूल्य की घोषणा करता है, जिसमें से 7 अनाज हैं, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। भारत में विश्व जो है भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी NFSM, जिसको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कहते हैं, इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसल सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो वो राज्य सूची में है, 7th शेड्यूल में। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में। और कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो प्रोफेसर ML दंतावाला। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP 1985 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की स्थापना 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत में सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का कितना प्रतिशत अंश है? तो वो 20.2% है। ये 2020-21 का डेटा है।
भारत के एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक में, उसके बाद सरकारी बैंक में, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा एमएसपी की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 बार की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का शीर्ष संगठन कौन है? तो वो है नाफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी NAARM हैदराबाद में स्थित है। और राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण यानी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया। ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। 1 हेक्टेयर से कम जो कृषि भूमि जिसके पास होती है उसको सीमांत जोत कहा जाता है। और गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो वो कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का 57.8% है, जो केवल एग्रीकल्चर में है। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण यानी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी द्वारा होता है? तो विश्व बैंक। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को बनाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFS किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2007-8 में। और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नॉफेड किससे रिलेटेड है? तो वो कृषि विपणन से रिलेटेड है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान तो इंडियन पल्सेस एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है, कई बार पूछा गया है। सरकार खाद्य पदार्थों के का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर। ठीक है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। हमने सारी पंचवर्षीय योजना के बारे में सब देखा है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो FCI है, भारतीय खाद्य निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल लखनऊ में है। और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि एवं वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति कैसी होती है? तो वो दीर्घकालिक होगी, जो कि 1 साल से ज्यादा होगी। और अगर मतलब लघुकाल के लिए कहा जाएगा तो वो 1 साल से कम। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। और भारत की औसत फसल गहनता यानी एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है? 142% है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो लक्ष्मीकांत झा कमेटी के, इससे 1965 में ये लागू हुआ। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 2011-12 में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वो मैसूर में। देखिए, कई बार प्रश्न हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे और कई बार इस तरह से ही लिख दिया जाता है कि सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो दोनों के बारे में अच्छी तरीके से समझते रहिए। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया? तो वो HDFC बैंक के। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो वो गेतल सूद रांची में है। ठीक है। तो इसके बाद मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम सारा देखते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट लिखा हुआ है कि भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात ये दार्शनिक है, दार्शनिक मुद्रा प्रणाली यानी डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपए को 100 समान पैसों में बांटा गया। RBI द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए, फैक्ट छोटे छोटे हैं लेकिन कई बार स्टेटमेंट में या इस तरह से छोटे प्रश्न के रूप में ही पूछे जा सकते हैं। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है यानी न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का क्या होगा? सोना होगा और 85 करोड़ की जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होगी वो होगी।
अब इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है, अभी आगे हम उसको देखते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद है, आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा। उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष जो होंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। इसके बाद कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 12 कौन कौन से हैं, है बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको यूको बैंक है। इसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। देखिए आफ्टर मेर्जिंग ये सब हुआ 2019 में, कुछ बैंकों को आपस में मेर्ज किया गया है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 में तथा 15 अप्रैल 1980 को 14 और 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो पहला जो किया गया वो 19 जुलाई 1969 को किया गया 14, और 15 अप्रैल 1980 को किया गया 6। ठीक है। इसके बाद इसमें है फिंजी, लैंड बॉक्स, उसके बाद लैंडन क्लब और रूपी सर्कल तथा पेयरसेंट आदि क्या है, ये पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी जिसको सेवा कहते हैं, और केरल में कुटुम्बश्री है, ये कुटुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय हैं, प्रेस हैं। पहला देवास मध्य प्रदेश में, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा मैसूर कर्नाटक में और चौथा जो है वो सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति की माप क्या होती है। M1 का मतलब होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंक के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, यानी इसको कहते हैं संकीर्ण मुद्रा। और M2 का मतलब होता है M1 प्लस डाकघर में मांग जमा। M3 का मतलब होता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। और M4 का मतलब होता है M3 प्लस डाकघर में कुल जमा यानी मांग और साबित दोनों। देखिए अगर लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये M1 इज ग्रेटर देन M1 इज ग्रेटर देन M2, M2 इज ग्रेटर देन M3 एंड M3 इज ग्रेटर देन M4। ये ऑर्डर याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इससे। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार के घटक क्या क्या हैं, तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार हैं, और सरकार के पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं जिनको एसडीआर कहते हैं वो है, और चौथा जो है वो आईएमएफ के पास आरक्षित निधियां हैं। आईएसओ 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों यानी शैडो प्राइस की अवधारणा को किसने दिया था, तो जे टिनबर्गिन ने दिया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति ए के माथुर यानी अशोक कुमार माथुर जी को नियुक्त किया गया है। इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो जो सीमांत उत्पादन कितना होगा, तो शून्य होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आगे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब लंबी पीडीएफ है, और अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सेशन लंबा होगा। इसको हमने एक रिवीजन सीरीज बनाया तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। दीपक पारेख समिति किसके लिए गठित की गई, तो अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की, तो ए ओ हर्षमैन ने की। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो देवेंद्र कुमार सीकरी हैं। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वो सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रकाशित करता है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया जाता है, तो वो पॉपुलेशन को दिया जाता है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या है, तो अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर।
रघुराम राजन का संबंध किससे है? तो वो इकोनॉमिक सेक्टर से है। और व्यय प्रबंधन आयोग यानी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो बिमल जालान। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। उसके बाद मराकेश ट्रीटी किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, कई बार पूछा गया है। नेट मीटरिंग किससे रिलेटेड है? तो परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग से। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। सेम सेक्स किस योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये राजस्थान वित्त निगम द्वारा लागू की गई है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुरनार बिल्डर ने दिया था। इंडिया में भी अप्लाई हुआ है ये। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासित सिद्धांत यानी जिसको ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। इसके बाद ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर यानी आईटीसी ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सॉरी, अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद में है, बिल्कुल ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? तो स्फीति के साथ। और प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीएस मिन्हास। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? तो ये जुलाई 1982 में। लेखानुदान यानी वोट एंड अकाउंट संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तकों में विलय करने की संस्तुति किसने की? तो ये प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेफ्था क्रैकर संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पानीपत हरियाणा में। और भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? तो वो डाकघर से है। और भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो वर्ष 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई है? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया? 2007 में। और भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2003 में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, जैसा कि ब्रिटिश कर रहे थे इंडिया में। राजकोषीय घाटे का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का बढ़ना एवं सरकार के ऋण भार में वृद्धि होती है। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई? तो अर्ध सामंती यानी सेमी फ्यूडल। इसके बाद है पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉबिन्सन। और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो वो नई दिल्ली में अवस्थित है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की? तो वो विजय केलकर समिति ने ये की है, ठीक है, 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया? तो वो 23 दिसंबर 2019 को। और गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है? तो वो शैक्षिक सेवानिवृत्ति से रिलेटेड है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? तो जे एम कीन्स। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वो 1776 में प्रकाशित हुई। देखिए, जो मुझे याद आता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है। और सारे प्रश्न ऐसा नहीं कि वो पूछे नहीं गए हैं या महत्वपूर्ण नहीं है। अब मुझे याद नहीं आता उस समय तो मैं आपको नहीं बता पाता हूँ, बस यही है। बाकी इंपॉर्टेंट हैं। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो उत्पादक के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमशीलता है, ठीक है। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो वो फिशर तथा क्लार्क हैं। ब्रेक इवन बिंदु क्या है यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो और न लाभ हो रहा हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो ये वेलफेयर इकोनॉमी से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1980 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1862 में। और किस प्रकार की
मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है, तो वो जो मेटल मनी होती है यानी जो धातु मुद्रा होती है उसमें। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो उसको हॉट मनी कहा जाता है। और स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, तो वो शातोशी नाकामोटा ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है, तो ये 30 का। देखिए ये 2022-23 का डेटा है, अभी का ये नहीं है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे क्या, उसे स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर किसका उदाहरण है, तो वो फिर आर्टिफिशियल मनी होती है एसडीआर। किस प्रकार की मुद्रा का, ये दुर्लभ दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है, तो जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो उसको कहा जाता है हार्ड करेंसी, और जिसकी मांग हो उसको सॉफ्ट करेंसी। भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। और पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं, तो ये सब ऑप्शनल मनी है, ऐच्छिक मुद्रा है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है, तो मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है और नोएडा में। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक यानी स्टैटिक और डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया, तो पॉल एजिग ने किया। भारत में मुद्रा एवं साख का है नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली डिजिटल करेंसी ई रूपी कब जारी की, तो 1 नवंबर 2022 को। नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी का तात्पर्य क्या है, तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हो, तो नीदरलैंड में 1609 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई 1934 के आरबीआई एक्ट से। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया, तो वो चैम्बरलेन आयोग 1914 में उसने किया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई, 1921 में। और भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 तक का। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है, तो उनको लीगल टेंडर कहा जाता है। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां यानी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी जाती है, तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा। और भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करेगा। उसके बाद फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 75 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र किसके लिए साख का स्रोत है, तो ये कॉर्पोरेट जगत के लिए है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित किए गए, तो वाईएच मालेगाम कमेटी से। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है, 1 जुलाई से 30 जून। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य क्या तात्पर्य है, तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण प्रदान करना। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा के प्रचालन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वो फिर संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय रुपया विश्व की ऐसी ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग संरचना में सुधार से रिलेटेड। और भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है, तो वो फिर या तो जो ग्रामीण बैंक होंगे या फिर वो जो भूमि विकास बैंक है। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया, तो ये आया 1 जनवरी 1949 को, जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक, जाहिर सी बात है, आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया तो उसी का नाम बदल के एसबीआई रखा गया। सिंपली क्लिक क्रेडिट क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये एसबीआई की ही है। और भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में अपनी सबसे पहली शाखा खोली, तो एसबीआई ने। और निजी भारतीय बैंकों में किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की, तो एक्सिस बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने,
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? तो एसबीआई ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कोच्चि, केरल में। और जो लघु उद्योग होते हैं यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो सिडबी। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? तो वो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम की सेवा शुरुआत की? तो आईसीआईसीआई ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो वो नायक कमेटी है 1993। देखिए कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी में कि जैसे मान लिया लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी समिति, अब उसमें चार ऐसे करके आपको मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पॉपुलर है, जो बेसिक है, जो लगभग हर जगह उपलब्ध है, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो ये नायक कमेटी है 1993 की। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और बैंक की पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो वो बेसल नॉर्म्स है। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो वो फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रखता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया है? तो वो नरसिम्हन कमेटी। सहकारी साख समिति यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का ढांचा कैसा है? तो वो त्रिस्तरीय है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए गैर निष्पादक परिसंपत्ति के संबंधित विवादों के निस्तारण का उद्देश्य के लिए 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो उसको कहते हैं डीएआरटी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है, यानी इरादतन चूक करता। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन यानी करेंसी इश्यूएंस करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूतियां तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो झांग, पंजाब में। और बैंक की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, बैंक में ज्यादा पैसा आएगा तो बाहर भी उससे ज्यादा पैसा लोग निकालेंगे ना, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? तो एडी गोरावाला 1992 की जो कमेटी थी उसकी उस पे किया गया। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र के आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम चलाया गया। तो ये मनी एंड बैंकिंग का थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछी जाती है। इसमें पूरा हमने बैंकिंग कवर कर लिया और पूरा जो मनी का सेक्टर था वो सब कवर कर लिया, ठीक है। तो ये मनी एंड बैंकिंग यहाँ पे फिनिश हुआ। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसके बारे में सारी डिटेल वन बाय वन समझ लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक कौन कौन से हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देश और संवेदी सूचकांक, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नास्डैक है, फ्रांस का CAC है, ब्राजील का VOVESPA है, जर्मनी का DAX है, ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज है, इटली का MIBTEL है, दक्षिण कोरिया का KOSPI है, जापान का क्या है निक्की, और चीन का क्या है संघाई कंपोजिट, सिंगापुर का क्या है स्ट्रेट टाइम्स, और हांगकांग का क्या है हांग सेन, और ब्रिटेन का क्या है FTSE, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जो संवेदी सूचकांक हैं वो सारे यहाँ पे हैं। इसके बाद एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 में हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड में की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है।
ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, तो मुद्रा बाजार आएगा, पूंजी बाजार आएगा, वायदा बाजार आएगा और विदेशी विनिमय बाजार, ये सभी आते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका मुख्यालय और उनकी स्थापना। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P 1860 में तथा 1941 में इसका पुनर्संगठन हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्लियर। मूडीज 1909 में इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क अमेरिका में। फिंच ग्रुप 1914 में इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क एवं लंदन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋण की परिपक्वता अवधि कितनी होती है, तो वो अल्पकालिक होती है, यानी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लिए जाते हैं। इसके बाद विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है, तो लंदन मनी मार्केट को। औद्योगिक प्रतिभूतियां यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया, तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2008 में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं, तो ये दीर्घकालिक यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं, और मुद्रा बाजार से 1 वर्ष से कम के लिए होते हैं। दोनों चीजें क्लियर रखिएगा। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड। क्लियर। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जिसको आईपीओ कहा जाता है, के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है सऊदी अरामको। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये शेयर मार्केट से। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है, तो खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसरित करता है, तो कुशलता में विकास। और गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से रिलेटेड है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस रूप में कार्य करता है, तो वो एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया, तो वो एडम स्मिथ व रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने किया। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है, तो जाहिर सी बात है जो कंज्यूमरिज्म होता है उसके ऊपर, यानी उपभोक्तावाद के ऊपर। क्योंकि भाई जिसको जो चाहिए उसी के ऊपर मार्केट चलेगा ना। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है, तो जब मांग से पूर्ति अधिक हो जाए तो उसको कहा जाता है कि ये बाया मार्केट हो गया है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। कब कंपनी में डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो लेनदारों को डिबेंचर धारक कहा जाता है। और भारत के विनिवेश आयोग यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्णन है। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं उनको स्टैग कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या आशय है, तो आरबीआई द्वारा। सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो जाहिर सी बात है आरबीआई के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी, तो पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे रिलेटेड हो, तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन कौन से बैंक हैं, तो ये एसबीआई है, एलआईसी है, जीआईसी है तथा आईडीबीआई है। ये चारों बैंक के नाम याद रखिएगा। बीएसई ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां हैं, 25, ये भी पूछा गया यूपीपीसीएस में। शेयर बाजार के चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है, तो सेबी करती है। भारत में प्रमुख शेयर बाजारों का सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है, तो राष्ट्रीय शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग इस शेयर बाजार से रिलेटेड है। एक्चुअरीज शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये फाइनेंस से यानी बीमा से। उसके बाद रिलायबल सिक्योरिटीज यानी विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है, तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना कब की गई, अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 1998 टू 99। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। और साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है, तो वो क्रिसिल है 1987। क्रिसिल क्या है, एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है।
भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो वो सेबी। और सेबी जो एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1992 में। इसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? तो सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर यानी लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? 2001 में। लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः एसओएफआर यानी सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई है। आईआरडीए का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो वो मल्होत्रा कमेटी के। और सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको कि हम आईआरडीए बोलते हैं। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे रेगुलेटरी पावर सौंपी है? तो वो सेबी को। निक्की किससे रिलेटेड है? तो टोक्यो जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था उसके बारे में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। तो इसमें पहला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य करता है सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अक्टूबर 2009 में या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी। बजट 2022-23 में इस अवधि को एक वर्ष के लिए विस्तारित कर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया था। ठीक है, सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दी। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट से भी छूट दी गई। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल में 42% के स्तर पर समान है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसी को कहा जाता है टैक्स। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया? तो 24 जुलाई 1860 को पहली बार लगाया गया था। इसीलिए 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। सरकार के आय के तीन सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? तो फिर वो जीएसटी 17%, फिर कॉर्पोरेट टैक्स 15% और इनकम टैक्स 15%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय। और कृषि आयकर सबसे पहले कब और कहाँ लगाया गया? तो बिहार में लगाया गया 1938 में। शराब पर एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाई जाती है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स किससे रिलेटेड है? तो ये उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसको क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट ऑन टैक्स यानी कराघात। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य हरियाणा है 2005 में। भारत सरकार के बजट में मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर कब समावेश किया गया? तो 1996-97 में। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 279 ए। वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? तो एक ये सेमी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी अर्ध न्यायिक संस्था है। कृषि जोत का कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया? तो के एन राज कमेटी ने दिया 1972 में। इसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। और भारत में आयकर की शुरुआत किसने की? तो वो जेम्स विल्सन ने की। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? उसी को तो इनकम टैक्स कहा जाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर कमेटी ने। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? सेस उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। क्लियर? सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, मतलब अप्रत्यक्ष कर हैं। जिस पे लगाया जाता है उससे लिया नहीं जाता, दूसरे से लिया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं कि जिस पे लगाया जाता है उसी से लिया जाता है।
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर एन के सिंह को नियुक्त किया गया है। और व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? उसको सिन कर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1994-95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर वही अधिभार सेस कहा जाता है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर ये सरचार्ज होता है। बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत कर छूट सीमा कितने रुपए करने की घोषणा है? तो वो 7 लाख रुपए। ये 2023-24 का, 24-25 का नहीं है, इतना याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 41। और आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट जो है, जिसको कि मूल्य वर्धित कर कहते हैं, लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट यानी कंजम्पशन वैट मॉडल पर आधारित है? तो वो कनाडा के। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? फ्रांस ने 1954 में। और भारत में वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। काले धन को सफेद यानी वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? तो एंजल टैक्स। और कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार यानी जनरल एंटी एविडेंस रूल। लॉफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर के दर की मध्य संबंध, यानी कर से राजस्व की प्राप्ति और कर के दर की मध्य के संबंध को लाफर जो कर्व होता है ये करता है। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील होती है। अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनकी प्रतिगामी प्रवृत्ति होती है। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लगाया गया? तो असीम दास गुप्ता कमेटी। और विवाद से विश्वास योजना किससे रिलेटेड है? तो विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर जे चेलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज सीबीडीटी का गठन 1963 में हुआ। इष्टतम करारोपण यानी ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत रैमसे ने प्रोवाइड किया है। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष करों को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एफ वॉन सीमेंस ने 1918 में किया। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो ये प्रगतिशील करारोपण के। और समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो ये सेस आता है और सरचार्ज आता है। देखिए, सेस में और सरचार्ज में अंतर होता है। क्या होता है हमने ऊपर देखा है दोनों की डेफिनेशन। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार पर लगने वाले कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोफेसर केलडार ने दिया था। केलकर कमेटी किससे रिलेटेड है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड वैट तथा सेन वैट किससे रिलेटेड है? तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? तो ये बिक्री कर। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए? तो 2005-6 में। करदाताओं के पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या यानी पैन के स्थान पर करदाता पहचान यानी टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो प्रोफेसर राजा जे चेलैया ने। समाधान योजना ये कर विवाद से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए, वो लॉफर कर अपने पूरा देखा था कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में जो एक पूरा डिटेल बताता है वो है। लॉफर वक्र कर दरों और कुल कर राजस्व में के बीच एक संबंध बताता है। लॉफर वक्र बताता है कि जब कर की दरें 100% होती हैं तो कुल कर राजस्व संभवतः अधिकतम नहीं होता है, क्योंकि इससे श्रमिकों को वेतन कमाने से हतोत्साहित किया जाता है। लॉफर वक्र का उपयोग 1980 के दशक में रीगन प्रशासन के दौरान कर कटौती के आधार के रूप में किया गया। ठीक है, तो ये लॉफर कर के बारे में उसकी महत्वपूर्ण चीजें थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के जो कारखाने हैं उनके बारे में, और स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख जो इस्पात संयंत्र हैं उसके बारे में। प्रश्न अगर आप लास्ट ईयर के उठेंगे तो आप इसी मतलब एक दो चीज़ों से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम वन बाई वन देख लेते हैं, इसको याद भी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो स्थापित लौह इस्पात कारखाने रहे, तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्थान लिखा है, राज्य लिखा है और कब उनकी स्थापना हुई। तो सबसे पहला कुल्टी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में 1870 में इसकी स्थापना हुई। साकची है झारखंड में, 1907 में इसकी स्थापना हुई। हीरापुर है पश्चिम बंगाल में, 1908 में इसकी स्थापना हुई। भद्रावती है कर्नाटक में, 1823 में इसकी स्थापना हुई। और बर्नपुर है पश्चिम बंगाल में, 1937 में इसकी स्थापना हुई। तो ये 5 जो प्लेस हैं, इनकी कब कब स्थापना हुई, किस राज्य में है और कौन से प्लेस पे है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रमुख इस्पात संयंत्र वो स्थापित किए गए। तो इस्पात संयंत्र
कब स्थापना और उनका वर्ष, और उसके बाद किस देश ने उनकी हेल्प करी। तो राउरकेला उड़ीसा में है, 1955 में इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में 1955 में सोवियत संघ की स्थापना से हुई। इसके बाद दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, 1955 में इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई। और बोकारो है झारखंड में, 1964 में इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के माध्यम से हुई। तो भिलाई और बोकारो ये किससे हैं? ये यूएसएसआर से हैं, और बाकी दुर्गापुर ब्रिटेन से और राउरकेला जर्मनी से। डेटा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। आधार 6 एवं लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले टैक्स इवेजन यानी कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर नीति पर खर्च करना होगा। पीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, और स्टेटमेंट में पूछा गया कि कंपनी अधिनियम कब आया और कितना परसेंट उनको खर्च करना पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट में, और दोनों पूछा गया था कि मतलब पहला सही है, दोनों सही है, इस तरह से। तो उसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। क्लियर? व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर का। ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। और 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। और 8 उद्योग हैं कौन कौन से जिनको कोर इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त है? तो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है, सीमेंट है और तैयार इस्पात। ठीक है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR किससे रिलेटेड है? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तयन से। औद्योगिक नीति की द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो 6। कोयला है, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन और खनिज तेल, और उसके बाद प्रसंस्करण उद्योग। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो वो फिर हैंडलूम इंडस्ट्री, हथकरघा उद्योग। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी अभिदत्त पूंजी पर। निजीकरण से क्या आशय है? तो निजी क्षेत्र के स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण कर देना, वही प्राइवेटाइजेशन होता है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य तो सामाजिक क्षेत्र के परियोजनाओं में निवेश करना था। BSNL की स्थापना 2000 में हुई। और कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो यमुनानगर हरियाणा, बल्लारपुर महाराष्ट्र और कमलापुरम तेलंगाना। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। और उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो आबिद हुसैन कमेटी ने की है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। और प्रधानमंत्री मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का उद्देश्य क्या है? तो लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार तो उद्योग अधिनियम 1951। और उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2009 में। और भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन है? तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा बेंगलुरु को दी जाती है। और राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार ने की? तो नरसिम्हा राव सरकार ने की थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम MSMDA कब पारित किया गया? तो 2006 में। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की थी, संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? तो वो भारत में। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। इसके बाद भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो है कपड़ा उद्योग। और भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु ये करना आवश्यक है।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक यानी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर कितना कर दिया गया, 2011-12 अब हो गया इसका बेस ईयर। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है और वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ, तो एस राघवन। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई, 1991 में। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है, तो ये मासिक अंतराल पर। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है, तो आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ कमेटी हथकरघा के विकास से रिलेटेड है। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अर्जुन सेन गुप्ता। सत्यम समिति वस्त्र नीति से रिलेटेड है और भारत में राज्य वित्त निगमों के मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है, तो मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों में। इसके बाद भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पे है, तो वो आईटीडीसी पर है, यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारत पर्यटन विकास निगम। नायक कमेटी लघु उद्योगों से रिलेटेड है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की, तो सी रंगराजन कमेटी ने। किस वित्तीय वर्ष से जिसमें सार्वजनिक उद्योगों का विनिवेश आरंभ हुआ, तो 1991-92 में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है, तो वायुयानों के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री सेक्टर से महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यानी गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ पर्टिकुलर कमिटीज हैं, तो डॉक्टर वाई के अलग कमेटी है, लकड़ावाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये सब पॉवर्टी से रिलेटेड है। पॉवर्टी को मतलब एक हिसाब से आप कहते हैं उसका आकलन करने के लिए। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। ठीक है, ये उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जारी किया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण से है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज को सर्वप्रथम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध तो प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं दैट इज भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पॉवर्टी कहा जाता है, उसको गरीबी कहा जाता है। भारत में गरीबी के अनुमान का आधार क्या है, तो परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो कैलोरी प्राप्ति से। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से। आय के वितरण में की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो है गिनी कोफिशिएंट यानी गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को किसने विकसित किया, तो मैक्स ओ लॉरेंज ने वर्ष 1905 में लॉरेंज वक्र विकसित किया है और कोरेडो गिनी ने 1912 में गिनी गुणांक डेवलप किया है। वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो भारत में गरीबी की माप के लिए। इसके बाद निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रोफेसर रेगनर नसे ने ये दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि निर्धनता का दुष्चक्र होता क्या है। तो देखिए, लो इनकम, इससे पॉवर्टी आएगी, उससे कम बचत होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो पर कैपिटल होगा, फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो एम्प्लॉयमेंट होगा और फिर वही लो इनकम होगा और ये पूरा एकदम चक्र हमेशा चलता रहेगा। तो इसी को कहा जाता है गरीबी का दुष्चक्र। जितने भी इसमें पार्ट हैं इसको याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना में किसे इकाई माना जाता है, तो परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है, तो बहुआयामी
गरीबी सूचकांक, जिसको एमपीआई कहते हैं हम। ठीक है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो वो स्ट्रक्चरल है, यानी संरचनात्मक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये जो कब पारित हुआ? 1975 में। और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो उसको मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या का अनुमान आकलन किया? तो वो 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह किसका कथन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन चार राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे को। भारत के प्रथम सहकारिता और पंचायती राज मंत्री हैं। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। और भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित? तो शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? तो 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में की गई। एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो ये एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001 में। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? नाबार्ड के। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो वह थेम्बेली, महाराष्ट्र। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2015। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? वो केरल में। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय तथा घर्षण। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। और सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो वो भारत में। पर्यावरणीय गुजनेट्स वन पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये ऐसा होता है, उल्टा यू आकार का। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया? तो वो अलग कमेटी ने किया है। ठीक है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर होता है? बेसिक इसको पहले देख लेते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पे विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण देगा और जो आईएमएफ है वो कैसा देगा? वो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराएगा। ब्रिक्स में शामिल देशों की संख्या विश्व ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया हैं। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकार की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति सम्मान से सम्मानित किया गया।
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का पर समझौता, यानी जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं, एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। कौन कौन से? कॉपीराइट और इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। तो ये ट्रिप्स में 7 इसके पार्ट है। इसके बाद ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई? तो आईएमएफ की और विश्व बैंक की। ठीक है। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, और वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। इसके बाद आईएमएफ की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? तो हैरी डी व्हाइट यूएसए के। आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका 17.43%, जापान 6.47% और चीन जो है वो 6.40%। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो आईडीए को, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, आवधिक रूप से विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वो विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी ने कब कार्य प्रारंभ किया? जून 1946 से। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण एमआईजीए किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह से। और कौन सी संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन में सहायता प्रदान करती है? तो आईडीए यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? 1945 में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों के भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार कितने प्रतिशत का है? तो 2.76 का अंशदान है और मताधिकार 2.64% का। भारत विश्व बैंक की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी आईसीएसआईडी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए सहायता ऋण प्रदान करना। एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जा सकता? तो स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था कराना। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? तो वित्त मंत्री। विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? तो अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का कार्य क्या है? तो यूरो क्षेत्र यानी यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा? तो यूएनडीपी ने कहा। गैट तो यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का कार्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो 1948 में जेनेवा में स्थापित किया गया। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप? तो गैट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के दौरान। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक तो एंगोजी ओंकेजे इवेला। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? 1995 में। और अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सब्सिडी से है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? तो एग्रीकल्चर से। और
विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या-क्या सम्मिलित है? तो बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात प्रतियोगिता। इसके बाद विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है? तो विश्व व्यापार संगठन से। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई। एससीओ द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक, BRIC, इसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है और चीन है। में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो ये 2011 में। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो रूस की। और न्यू विकास बैंक यानी NDB, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रूस में। और न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो संघाई में। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लास स्वाब। और विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। जितने भी चैप्टर वाइज इकोनॉमी के डेटा थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक है, तो लगभग 7 या 8 चैप्टर थे इकोनॉमी के, वो पूरे हमने यहाँ पे फिनिश किए। देखिए ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में है, और कुछ ऐसे इसमें प्रश्न हैं जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछे गए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इससे अपने इकोनॉमी को रिवाइज करिए, बेहतर तरीके से रिवाइज करिए, आपको इससे बेहतर आउटपुट मिलेगा। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।